प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एकल उद्देशीय उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में औद्योगिक नगरियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे ये औद्योगिक नगरियाँ बनी और एकल उद्देशीय उपकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो औद्योगिक नगरियों के संबंध में कि भाई इनकी स्थापना कैसे हुई, कि जहाँ कहीं भी बड़े उद्योग स्थापित हुए, धीरे धीरे करके उन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर भी वहाँ स्थापित होने लग गए। उद्योगों में काम करने वाला जैसे जो प्रबंधकीय वर्ग का जो स्टाफ था, उद्योगों के मालिकों ने उनके लिए कॉलोनी बनवाई। उन कॉलोनियों के बगल में अन्य कॉलोनियाँ विकसित हुईं और धीरे धीरे करके एक टाउनशिप, एक छोटी नगरी जो उद्योग के सहारे से विकसित हुई थी, इस प्रकार से औद्योगिक नगरियाँ विकसित होने लगी। एकल उद्देशीय उपकरणों के संबंध में यह कहना है कि ये जो उपकरण हैं, ये बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर कार्य नहीं करते। ये केवल किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और उस उद्देश्य का संविधान में उल्लेख किया जाता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनको शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं और उन्हीं शक्तियों या सीमाओं के भीतर वो एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करता है और एकल उद्देशीय उपकरणों के अपने आय के स्रोत भी होते हैं। औद्योगिक नगरियों की श्रेणियाँ। ग्रामीण नगरी संबंध समिति ने बताया कि भाई औद्योगिक नगरियाँ सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है एकल उद्योग नगरियाँ। एकल उद्योग नगरियाँ जैसे कोई बहुत बड़ा उद्योग है, जहाँ एक ही प्रकार के उद्योग हैं, या कोयला के या स्टील के या लोहा खनन के, या किसी भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक प्रकार के उद्योग हैं और वहाँ पर इस प्रकार की नगरियाँ विकसित हो जाती हैं। दूसरा है जहाँ अनेक उद्योगों का जमघट हो, यानी कि वहाँ रिलेटेड उद्योग होते हैं। जैसे वहाँ कोयला है, वहाँ लोहा भी है, या फिर जहाँ कोयला है और अगर पानी भी है तो बिजली निर्माण के जो संयंत्र हैं, इस प्रकार के उद्योग। एकल उद्योग की नगरियाँ जैसे राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, इन स्थानों पर स्थित हैं। और जहाँ अनेक उद्योगों का जमघट होता है, अनेक प्रकार के उद्योगों का जमघट होता है, जैसे दुर्गापुर। औद्योगिक नगरी की तीसरी श्रेणी छोटी नगरियाँ होती हैं, जैसे भोपाल के निकट हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के निकट इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। औद्योगिक नगरियों के लक्षण। नगरों के विपरीत ये नगरियां पूर्ण रूप से नियोजित होती हैं। जैसे जो नगर होते हैं वो कोई भी नगर है, उसमें कुछ आबादी तो नियोजित तरीके से बसाई हुई होती है, जो नई आबादी होती है। लेकिन नगरों का जो पुराना हिस्सा है, जहाँ पुरानी आबादी या पुराने प्राचीन स्वरूप है, वहाँ पर वो हिस्सा पूर्णतः नियोजित नहीं होता। लेकिन जो औद्योगिक नगरियां हैं वो पूर्ण रूप से नियोजित होती हैं, सोच समझकर बसाई हुई होती हैं, पूरी तरह प्लानिंग की जाती है। रोड्स, बिजली, पानी, सड़कों की चौड़ाई, पार्क की व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, ये सारी चीज़ें उस प्लानिंग में पहले से सम्मिलित होती हैं। इनमें उपलब्ध नागरिक सेवाएं नगर पालिकाओं में उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं से गुणात्मक दृष्टि से ऊंचे स्तर की होती हैं।
अर्थात औद्योगिक नगरियों द्वारा जो औद्योगिक नगरियों की जो प्रबंधन इकाई है या औद्योगिक नगरियों में जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो उन सुविधाओं से बेहतर होती हैं जो नगर पालिका नगर निगम द्वारा प्रदान की जाती हैं, क्योंकि ये पहले से ही पूर्णतः नियोजित होती हैं और एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करना होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त होती हैं। इन सेवाओं एवं सुविधाओं का व्यय उद्योगों ने वहन किया है, क्योंकि ये औद्योगिक नगरियाँ औद्योगिक घरानों या औद्योगिक संस्थानों द्वारा ही बसाई जाती हैं। रोजगार एवं सुख सुविधाओं के कारण औद्योगिक नगरी चुंबक की भांति लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, क्योंकि औद्योगिक नगरी उद्योगों के पास होती है, रोजगार के साधन पास में होते हैं, तो ऐसी जगहों पर व्यक्ति ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, अपना निवास बनाना पसंद करेंगे। औद्योगिक नगरी पड़ोस के क्षेत्र में तीव्र किंतु अव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन देती है। औद्योगिक नगरी स्वयं तो पूर्णतः नियोजित होती है, लेकिन औद्योगिक नगरी से जैसे बाहर के इलाके हैं वो इलाके इतने नियोजित नहीं होते, वो अव्यवस्थित होते हैं और वहाँ अव्यवस्थित विकास होता है। आप विकास कैसा? आवास निर्माण, जहाँ मजदूर वगैरह रहने के लिए आते हैं वो अव्यवस्थित तरीके से बस जाते हैं, वहाँ प्राइवेट कॉलोनियाँ विकसित हो जाती हैं। शीघ्र ही औद्योगिक नगरी के पास अन्य नगरियाँ तेज़ी से बनकर खड़ी हो जाती हैं और ऐसी जो प्राइवेट कॉलोनियाँ होती हैं, अनियोजित तरीके से बसी हुई कॉलोनियाँ होती हैं, वो तेज़ी से बनकर खड़ी हो जाती हैं। औद्योगिक नगरों का शासन पूर्ण रूपेण अधिकारी तंत्रात्मक होता है और औद्योगिक नगरी की जो शासन व्यवस्था है, वहाँ के जो बिजली, पानी, सड़क, सफाई संबंधी जो बातें हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो मामलों की देखरेख है, वो उसकी व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधि ना यहीं करते, बल्कि उद्योग तंत्र द्वारा विकसित एक स्वयं का संगठन होता है। शासन का रूप अधिकारी तंत्रात्मक। औद्योगिक नगरियों का जो स्थानीय शासन होता है उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। संगठन एवं कार्यान्वयन की दृष्टि से शासन का रूप अधिकारी तंत्रात्मक होता है और लोकतंत्र के प्रति नौकरशाह की परंपरागत घृणा पर आधारित होता है। इस पंक्ति को ऐसे समझें कि लोकतंत्र होता है, उसमें जनप्रतिनिधि होते हैं और सरकार का जो स्थायी संगठन होता है जिसमें जिसको अधिकारी तंत्र कहते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं, इनमें आपस में जो आपसी संबंध है वो घृणा पर आधारित होते हैं। जनप्रतिनिधि कहते हैं हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता क्या चाहती है, क्यों चाहती है, वो हम अच्छा बेहतर जानते हैं। अधिकारी वर्ग कहता है कि भाई जो कार्य किया जाना है उसको हम करेंगे और कार्य किस प्रकार किया जाएगा, कार्य करने में क्या परेशानियां आती हैं, उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि बिना सोचे समझे नीति बना देते हैं, उसको क्रियान्वयन में हमें परेशानी आती है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत है कि हम जो नीति बनाते हैं अधिकारी तंत्र उसको क्रियान्वित नहीं करते, उसमें अड़ंगे लगाते हैं या उसमें बाधा पहुँचाते हैं। ऐसा माना जाता है कि औद्योगिक नगरियों के प्रशासन में निर्वाचित तत्व का समावेश करने से प्रशासन में गुटबंदी और राजनीतिक विवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि औद्योगिक नगरियों के प्रशासन में जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ राजनीतिक गुटबाजी बढ़ेगी और औद्योगिक नगरी जो कार्य कर रही हैं, बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं, वो उसको नहीं कर पाएंगे, उससे उद्योगों को हानि पहुँचेगी। ग्रामीण शहरी संबंध समिति के सुझाव। ग्रामीण शहरी संबंध समिति ने औद्योगिक नगरियों के प्रशासन की जांच की थी और एक विश्वास प्रकट किया कि अंततोगत्वा कंपनियों की औद्योगिक नगरियों को, जो वर्तमान में जागीरों के रूप में कार्य कर रही हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग बनना पड़ेगा। इस समिति का सुझाव था कि औद्योगिक नगरियां अंततोगत्वा यानी कि भविष्य में कभी ना कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग बन जाएंगी, स्थानीय शासन व्यवस्था का अंग बन जाएंगी, जो अब कंपनियों की जागीर के रूप में कार्य कर रही हैं, निजी संपत्ति के रूप में कार्य कर रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का इनको अंग बनना पड़ेगा। समिति का सुझाव था कि इन नगरियों को विशेष नगरीय समितियों के रूप में संगठित कर दिया जाए। फिलहाल इनका दर्जा औद्योगिक नगरी की बजाय विशेष नगरीय समिति के रूप में किया जाए, जिसमें आधे सदस्य उद्योगों के हों
अध्यक्ष उद्योग की तरफ से हो और उद्योग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कुछ आधे सदस्य, जो आधे सदस्य उद्योगों के होंगे वो उद्योगों की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। शेष आधे सदस्य जो नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं, औद्योगिक नगरी के निवासी हैं, वो चुनें। समिति की अन्य सिफारिश थी कि कंपनियों को उन सेवाओं के रखरखाव के लिए जिनका उपयोग उनके कर्मचारी करते हैं समुचित अनुदान दिया जाना चाहिए। अर्थात ग्रामीण शहरी संबंध समिति का सुझाव था कि औद्योगिक नगरियों द्वारा जो वर्तमान में सेवा प्रदान की जा रही हैं उनके लिए सरकार को अनुदान दिया जाना चाहिए और औद्योगिक नगरियों में को विशेष नगरीय समितियों के रूप में बदल देना चाहिए। विशेष नगरीय समितियों में आधे सदस्य उद्योगों की सिफारिश पर सरकार द्वारा नामित किए जाएं, शेष आधे सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। ये एक शुरुआत होगी इनको कंपनियों की जागीर से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने का। एकल उद्देशीय उपकरण, ये दूसरे प्रकार की इकाइयां हैं। अभी हमने औद्योगिक नगरियों के बारे में चर्चा की, अब हम एकल उद्देशीय उपकरणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकल उद्देशीय उपकरण अर्थात जो सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर चलें। कुछ चुने हुए कार्यों को करने के लिए राज्य सरकार के पृथक अधिनियम के अंतर्गत पृथक संगठनों की स्थापना कर दी जाती है। ऐसे संगठनों को एकल उद्देशीय उपकरण कहा जाता है क्योंकि वह केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। उसे जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं उनकी सीमाओं के भीतर रहकर वह स्वायत्तशासी निकाय होता है और उसके अपने आय के साधन होते हैं। एकल उद्देशीय उपकरण की स्थापना के पक्ष में तर्क कि वह एकल उद्देशीय उपकरणों की स्थापना क्यों की जानी चाहिए। कुछ कार्यकलाप इतने जटिल होते हैं अथवा नए होते हैं कि उनके लिए एकाग्रचित्तता से काम करने और विशेषीकृत उपायों की आवश्यकता होती है। उन कार्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। कुछ कार्यकलाप इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें राजनीति के दलदल से निकालने की आवश्यकता होती है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका के अधीन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए पृथक उपकरण की स्थापना की जानी पड़ती है और उन कार्यों को पृथक उपकरण के सुपुर्द करना होता है। अनेक नगरों में स्थानीय शासन जनसंख्या, क्षेत्रफल और साधनों की दृष्टि से इतना छोटा होता है कि वह स्थानीय शासन के अनेक कार्यों के लिए वित्तीय साधनों को नहीं जुटा सकता। फिर भी किसी क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य अति आवश्यक होते हैं। अर्थात ये तीन जो तर्क दिए गए हैं कि कार्य जटिल होते हैं या नई प्रकृति के होते हैं या उन कार्यों को राजनीति के दलदल में नहीं घसीटा जा सकता या वो क्षेत्र इतने छोटे होते हैं कि वहाँ स्थानीय निकायों की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इन शर्तों के अधीन कि भाई क्षेत्र बहुत छोटा है या फिर कार्य को राजनीतिक दलदल में नहीं घसीटना है या कार्य तकनीकी और जटिल प्रकृति का है, उसको विशेषीकृत उपायों से ही किया जा सकता है, तो ऐसे कार्यों के लिए एकल उद्देशीय उपकरण की स्थापना कर दी जाती है। एकल उद्देशीय उपकरणों की स्थापना से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के निकायों की स्थापना से नगरीय स्थानीय शासन की व्यवस्था विकीर्ण तथा विघटित हो जाती है। जो नगरीय स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं वो उनकी स्थापना नगरीय स्थानीय निकायों के व्यवस्था विघटित हो जाती है। इससे स्थानीय निकायों की महत्व और प्रतिष्ठा घटती है।